हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि संभावित क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। और कुछ मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें लिया हूँ जो कि एग्ज़ाम्स में जो है बार बार रिपीट होते हैं। रेलवे एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा और संभावित क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं साइंस के। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आपके रेलवे एग्ज़ाम्स में, जैसे एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया या ग्रुप डी हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और अदर एग्ज़ाम्स में भी ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। अभी आने वाले समय में जो है एनटीपीसी, आरपीएफ एसआई, कांस्टेबल, एएलपी, टेक्नीशियन, ये सभी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो उन सब में जो है ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बिल्कुल मैंने क्वेश्चंस उसी प्रकार से सेट किया हूँ जो कि रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उसके जो पैटर्न्स हैं, उसके जो सिलेबस हैं, उसी के अनुरूप। तो पहला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट जो है वो जिस विटामिन में होता है वो है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला करते हैं। अगला है लोलक, यानी कि पेंडुलम। लोलक किसे कहते हैं? पेंडुलम को। लोलक की टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? लोलक की जो है टाइम पीरियड वो किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, या फिर तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है? तो देखिए, जो लोलक का जो टाइम पीरियड होता है यानी कि कालावधि, वो डिपेंड करता है लोलक की लंबाई पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोलक की लंबाई। लोलक लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि लोलक का जो टाइम पीरियड होता है उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√L/g। तो आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो किस पर निर्भर कर रहा है? L पर, यानी कि L मतलब लेंथ, और ये 2π तो कांस्टेंट है। अगला करते हैं। अगला है, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? हीमोग्लोबिन नहीं है, ये है मायोग्लोबिन। ये मायोग्लोबिन क्या होता है? ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है सो बताना है। तो मायोग्लोबिन में जो दोस्तों वो लोहा यानी कि आयरन धातु पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? यानी कि एस्पिरिन जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? एस्पिरिन क्या है? ये जो है एक दर्द निवारक दवा होता है। उसी के बाद यहाँ पे क्या जा रहा है कि ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो है दोस्तों ये पेड़ से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पेड़। और कौन से पेड़ से पाया जाता है ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो है वो विलो जो है, विलो वृक्ष होता है। इसी से, विलो वृक्ष के छाल से जो है एस्पिरिन जो है प्राप्त किया जाता है। अगला है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है। चांद से कहाँ लाया जा रहा है? पृथ्वी पर। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। यहाँ पे भर लिखा गया है, यहाँ पे राइट होगा भार और द्रव्यमान बदल जाएगा, ना द्रव्यमान ना ही भार बदलेगा। तो सबसे पहले देखिए, आप ये जान लीजिए कि जो भार होता है यानी कि वेट, और एक होता है द्रव्यमान जिसे कहा जाता है मास अंग्रेजी में, और भार को क्या कहता है? वेट। ये दोनों में यदि आप डिफरेंस समझ गए तो इसका आंसर जो है करने में काफ़ी आसानी होगा, और कोई भी इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आसानी होगा। भार देखिए क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका जो वेट होता है वो चेंज होते रहता है। जैसे पृथ्वी पर जो है वेट अलग होगा, चांद पर ले जाएंगे तो उसका वेट अलग होगा, या पृथ्वी पर भी जो है अलग अलग
पृथ्वी पर अलग अलग हिस्से पर जो है भार अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो फिक्स होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है यानी कि द्रव्यमान जो होता है ये फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है, लेकिन भार क्या है वो बदलता रहता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि एक पत्थर को कहाँ से, चांद से लाया जा रहा है पृथ्वी पर। तो इसका द्रव्यमान जो है वही पूछा जा रहा है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। तो देखिए, जब अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान जो है कहीं पर भी रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो फिक्स रहेगा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे दूसरा कह रहा है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो देखिए राइट आंसर बी होगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। दूसरा में क्या कहा जा रहा है, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है, भार बदलता है। डी में कहा गया है ना द्रव्यमान ना ही भार बदलेगा, तो ऐसा नहीं होता है, भार तो बदलेगा और द्रव्यमान नहीं बदलता है लेकिन भार तो बदलता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि दोनों नहीं बदलता है। तो इस क्वेश्चन का है दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। इसका जो है भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो ये द्रव्यमान और भार में जो है आप अंतर याद रखिएगा। अगला करते हैं, अगला है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है। तो उस धातु का नाम बताना है जिसके ऊपर जो है हरे रंग का जो है बेसिक सा जो है कार्बोनेट का परत जम जाता है, वो धातु कौन सा होता है। तो वो होता है दोस्तों तांबा। तांबा यानी कि कॉपर। कॉपर जो होता है उसके ऊपर जब कार्बोनेट की परत जम जाती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। अगला है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। तो देखिए, फल को पकाने में जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो है एथिलीन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, एथिलीन। अगला करते हैं, अगला है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन से धातु का जो है आयन पाया जाता है। आयन, कौन सा आयन पाया जाता है क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम जो है धातु, उसका आयन पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही जनरल नॉलेज और लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही वीडियो को अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को इसमें वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो भी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी जो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला करते हैं, अगला है बल यानी कि फोर्स किसका गुणनफल होता है। तो दोस्तों आप एक रिलेशनशिप जानते होंगे कि फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, यानी कि F बराबर क्या होता है, मास इंटू एसेलरेशन। तो मास यानी कि द्रव्यमान और a मतलब एसेलरेशन। तो यहाँ पे साफ देख सकते हैं फोर्स जो होता है मास और त्वरण, यानी कि एसेलरेशन मतलब त्वरण और मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बल जो होता है वो किसका गुणनफल होता है, तो द्रव्यमान और त्वरण का। अगला है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, जो हम लोग जो घर में उपयोग जो बल्ब करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, अभी तो सेफल आ गया, उससे पहले जो इलेक्ट्रिक बल्ब चलता था अभी भी चलता है, तो उसमें आप देखते होंगे जो बल्ब होता है उसके अंदर जो है इस प्रकार से तार होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे फिलामेंट कहा जाता है, इसे फिलामेंट कहा जाता है। तो ये जो फिलामेंट होता है वही पूछा जा रहा है कि ये किस धातु का बना होता है, लोहा का, चांदी का, टंगस्टन का कि प्लैटिनम का। तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। अब इसके पीछे का कारण जान लेते हैं कि क्यों। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो टंगस्टन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस
होता है, जिसके कारण जो होता है ये आसानी से गलता नहीं है। इसी कारण जो है रोशनी के जो बल्ब होते हैं उसके फिलामेंट को बनाने में जो है टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला करते हैं, अगला है निम्न पदार्थ में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। परीक्षण मतलब हो गया जो खाने को खराब ना होने दे। तो इसमें से बताना है कि किस पदार्थ का, किस केमिकल का जो है यूज जो है जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको लंबे समय तक जो है खराब ना होने से बचाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं सिट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल जो है खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है, यानी कि जो खाद्य सामग्री होती है उसे लंबे समय तक जो है खराब होने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट को उसमें ऐड किया जाता है। अगला है मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन रेलवे में जो है इसी टाइप का जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पूछा जाएगा कि मनुष्य के शरीर में जो है खून को साफ करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है इसमें खून को जो साफ करने का जो काम करता है वो करता है किडनी। और किडनी जो है किससे मिलकर बना होता है, नेफ्रॉन से। ये भी पूछा जाता है कि किडनी जो होती है इसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन। हमारी जो किडनी है वो मिलियंस में जो है नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है। और खून का इसका काम ही क्या है, खून को साफ करना। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे कहा जाता है, मनुष्य के शरीर के खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो डायलिसिस कहा जाता है। और आपने सुना भी होगा अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है तो उसे डायलिसिस कराना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डायलिसिस। अगला जो है वो है निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज बीमारी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इंसुलिन। दोस्तों इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह बीमारी होती है, क्योंकि जो इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, और इसी से जो है इंसुलिन हार्मोन जो है निकलता है। और इसका काम क्या है, हमारे बॉडी में जो है शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन जब ये खराब हो जाता है या सही से काम नहीं करता है या इससे जब इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता है तब जो है मधुमेह बीमारी हो जाती है। तो याद रखना है कि मधुमेह बीमारी जो है किसकी कमी से होती है, इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका इस्तेमाल होता है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। अगला है परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। तो देखिए जैसे कि ये परमाणु है और परमाणु के एकदम सेंटर में बीच में जो है नाभिक होता है। तो मेनली जो होता है परमाणु में जो है 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, पता ही होगा आपको, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो ये पूछा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में, परमाणु में नहीं पूछा जा रहा है, परमाणु के नाभिक में। तो देखिए इसमें से जो ये 3 जो मौलिक कण हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के बाहर में घूमते रहता है और बाकी बच गया कौन सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये दोनों कहाँ पे रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के नाभिक के बाहर में रहता है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ए, यानी कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अगला है दूध उदाहरण है किसका, मतलब दूध क्या है, क्या विलयन है या कोलाइड विलयन है या इमल्सन है, यही पूछा जा रहा है कि दूध जो है किसका उदाहरण है। तो दोस्तों दूध जो है ये जो है एक कोलाइड विलयन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलाइड।
अगला आप लोग देखेंगे कि जो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं, गोल गोल बनती हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? वर्षा की जो बूंद होती हैं उसकी जो आकृति है वो गोलाकार होती है। इसके पीछे कारण है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन के कारण जो है वर्षा की बूंदें जो होती हैं वो गोल गोल आकार की होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। अगला है जीन क्या है? जीन क्या है? तो देखिए भूत के बारे में बात यहाँ नहीं हो रहा है, भूत नहीं समझ लेना है। जीन जो कि हमारे सेल में यानी कि कोशिका में जो होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। और तो जीन क्या है? तो जीन जो है दोस्तों ये जो है अनुवांशिक गुण का वाहक है। राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुवांशिक गुण का वाहक। इसका क्या अर्थ है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए जो हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से जो है मदर और पेरेंट्स होते हैं तो उनका जो कैरेक्टर होता है वो उसके ऑफस्प्रिंग में यानी कि उसके बच्चे में दिखता है। जैसे यदि माता या पिता में किसी का जो है बाल घुंघराला है तो बच्चे का भी बाल क्या हो सकता है? घुंघराला हो सकता है। या फिर बच्चे माता या पिता में से जो है हाइट जो है लंबा लंबा है तो उसके बच्चे भी क्या होता है? लंबे लंबे होते हैं। तो ये इसी कैरेक्टर की बात हो रही है। तो ये जो गुण है इसको माता पिता से संतानों में ले जाने का काम कौन करता है? जीन करता है। तो इसी को कहता है अनुवांशिक गुण का वाहक। अनुवांशिक गुण का वाहक मतलब है माता पिता के गुण को उसके संतानों में ले जाने का जो काम करता है उसी को क्या कहते हैं? जीन कहा जाता है। अगला है क्रोमोजोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जो क्रोमोजोम्स है जो दोस्तों ये हमारा जो सेल होता है, सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो है क्रोमोजोम्स पाया जाता है। तो क्रोमोजोम्स ये जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था? तो ये वाल्डेयर ने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा वाल्डेयर। अगला करते हैं। अगला जो है यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाएं। तो देखिए लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं ये पाई जाती हैं अग्नाशय में यानी कि पेनक्रियाज में, जो हमारे शरीर के अंदर जो है पत्ते के आकार का जो अंग है उसे ही अग्नाशय कहते हैं। तो अग्नाशय जो है लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अग्नाशय। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं, जो भी यहाँ से क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो देखिए हमारे जो शरीर में जो अग्नाशय होता है इसे अंग्रेजी में पेनक्रियाज कहते हैं। इसी पेनक्रियाज में जो है लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। और इसमें जो है 4 प्रकार का जो है सेल पाया जाता है। याद रखना है आपको, इसमें 4 प्रकार का सेल पाया जाता है। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंगरहैंस की किस कोशिकाओं में जो है इंसुलिन का स्रावन होता है? देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसका सेक्रेशन यानी कि वो कहाँ से निकलता है? तो वो अग्नाशय से ही निकलता है। और ये जो है इसकी कमी के कारण ही जो है मधुमेह बीमारी होती है। तो अग्नाशय जो है, अग्नाशय से यानी कि पेनक्रियाज से ही जो है इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। और इसी अग्नाशय में जो है लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। और इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल कहा जाता है। जिसमें से याद रखना है कि जो बीटा सेल्स है इसी से जो है इंसुलिन का स्रावन होता है। तो इंसुलिन हार्मोन को बनाने का जो काम करता है वो बीटा सेल करता है। तो अगर ये बीटा सेल ऑप्शंस में नहीं है तब तो हम लोग पेनक्रियाज टिक कर देंगे कि पूछा जाएगा कि इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है, तो वो होता है अग्नाशय से यानी कि पेनक्रियाज से। लेकिन अगर अग्नाशय न दे करके ये सेल दे दिया जाएगा कि अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल में से किससे जो है इंसुलिन का स्रावन होता है, तो याद रखना है आपको बीटा सेल से यानी बीटा कोशिकाएं से जो है इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट है केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?
तो जो कोशिका होता है, जो कोशिका का केंद्रक का बात हो रहा है कि कोशिका का जो केंद्रक है, इसका कोशिका का नहीं पूछा जा रहा है। कोशिका का खोज तो किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ये डेट भी याद रखना है। 1665 में कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन ये जो कोशिका था वो मृत कोशिका था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो एंटोनियो लुआन हॉक ने किया था। याद रखिएगा, जीवित कोशिका अगर पूछा जा रहा है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटोनियो लुआन हॉक ने किया था। और अधि सिर्फ और सिर्फ लिखा रहेगा कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। लेकिन अधि पूछा जाएगा कि जो कोशिका होता है, तो कोशिका का जो केंद्रक होता है, इसके बारे में पूछा है, इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है कोशिका के केंद्रक की खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि रेलवे में बहुत बार पूछा गया है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा, यहाँ पे 2 बार दरवाज़ा लिखा गया है, दरवाज़ा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि रूम में जो है रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, उसका हम लोग डोर खोल दें तो क्या होगा, रूम का जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा, घट जाएगा या स्थिर रहेगा, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर का जो डोर है वो खोल दें तो रूम का टेम्परेचर जो है डाउन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि क्या होता है, रूम का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ताप जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी यदि हम लोग कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का जो है डोर को खोल दें तो खोलने पर कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है। देखिए, जनरली जो भी हम लोग क्रैकर्स यानी कि पटाखे जो फोड़ते हैं, तो उसमें जो कलर्स होते हैं वो किसी न किसी जो है धातु की वजह से होता है। तो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जो अलग अलग जो पटाखों में जो कलर होते हैं वो किस धातु के कारण होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है लाल रंग, जो पटाखों में जब हम लोग पटाखा फोड़ते हैं उसमें जो लाल रंग जो निकलता है, लाल रंग जो दिखाई देता है, वो किस धातु के कारण होता है। तो याद रखना है कि ये जो है वो एस्टोंटियम जो है, जो धातु होता है उसके कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। वहीं कुछ और भी आप याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि और भी कुछ जो कलर्स जो होते हैं वो किस धातु के कारण जो है बनता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इससे पहला एक हो गया, जैसे हरा रंग यानी कि ग्रीन कलर जो है वो जो है बेरियम धातु के कारण होता है। तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिए बेरियम। वहीं जैसे कि हो गया नीला कलर यानी कि ब्लू, ब्लू कलर जो है जो पटाखों में जो दिखाई देता है वो किस कारण होता है, कॉपर के कारण होता है, कॉपर मेटल के कारण। और वहीं तीसरा है येलो यानी कि पीला, पीला जो कलर है वो सोडियम के कारण दिखाई देता है। और वाइट जो है वो एल्युमिनियम के कारण दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, ऐसा कोई जो ही नहीं किसी पे ही पूछा जाएगा कि लाल रंग जो है वो पटाखे में किस धातु के कारण होता है, ये तो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा स्ट्रोंशियम। और वहीं हरा कलर पूछा जाएगा तो बेरियम के कारण होता है, ब्लू कलर जो पूछा जाएगा तो कॉपर के कारण होता है, और पीला कलर जो है वो सोडियम, और सफ़ेद पूछा जाएगा तो वो एल्युमिनियम के कारण होता है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, नींद की बीमारी जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये बताना है कि जो बीमारी है नींद की बीमारी वो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये जो है वो ट्रिपनोसोमा नामक जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, ट्रिपनोसोमा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्रिपनोसोमा। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है वो है भौतिक मात्रक संवेग, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोमेंटम, इसका इकाई बताना है कि क्या होता है। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि आप एक रियली सीरियस कैंडिडेट्स हैं तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, नहीं आता होगा तो इसका पता कर करके जो है आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और एक और क्वेश्चन जो है आपके लिए है, ये भी रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है, किस तत्व की कमी से
ओएस्टोसिस रोग जो है यानी कि फीका रोग जो है होता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। रेलवे से संबंधित जितने भी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे रिलेटेड और भी वीडियो जो है चैनल पे डला हुआ है, आप उसे जाकर के जरूर देखें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखिए आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।